हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है या इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला आपको ये जानना है अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स 1968। 1968 में यहाँ मैक्सिको में एक ओलंपिक हुआ था, उसी की स्टोरी को समझना है, तभी हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में समझ पाएंगे। देन हमें जानना है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, डिविजन्स, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, overlapping and cross-cutting differences, politics of social divisions, range of outcomes and three determinants। ये सारे टॉपिक्स आपको समझने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमने जो अभी तक प्रीवियस चैप्टर को पढ़ा है उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को कैसे कोरिलेट करेंगे। तो लैंग्वेज एंड रिलीजन आर नॉट द ओनली फीचर्स दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू पीपुल। Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, class, religion, gender, caste, tribe, etc. In this chapter, we study how democracy responds to people differences, divisions and inequalities। यहाँ पर हमने यही जानना है कि इस चैप्टर में, जैसे प्रीवियस चैप्टर में अभी आपने ये चीज़ देखा था कि लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर उनका क्या हो रहा था, डिवीज़न हुआ था। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में आपने देखा पावर की शेयरिंग कैसे होती है। देन आपने फिर उसे समझा था कि वहाँ पर लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर ही डिफरेंसेस को क्रिएट किया गया था। ये डिफरेंसेस सिर्फ इन पर नहीं बल्कि और भी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे उनके फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखते कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, वो कौन से क्लास के हैं, वो उनका रिलीजन क्या होगा, वो उनका जेंडर क्या है, उनके ट्राइब्स क्या हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डिफरेंशिएट करती हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अगर कोई लड़की है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और लड़कों को अलग तरीके से। कोई अगर यहाँ पर आपको इस चैप्टर में समझना है कि जो गोरे और काले होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उनके इनइक्वालिटीज़ को, उनके डिविजन्स के रीजन्स को हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी ये क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट का तरीका है जो कि एक रिपब्लिक कंट्रीज़ में ही ये फॉलो होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव अथॉरिटी टू चूज़ देयर गवर्नमेंट। वो अपने अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहते हैं, एज लाइक इंडिया। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर भी जो भी हम चूज़ करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, तो हम उसको इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। देन हमें समझना है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग चीज़ों को आप देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ इसमें लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, किसी का फेस कुछ अलग सा होगा, कुछ किसी की नाक लंबी तो किसी की चपटी होगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पे रिलीजन्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, इनके कास्ट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस देखने को मिलेंगे, इनके जेंडर के अकॉर्डिंग भी। तो ये सारे डिफरेंसेस ही हैं जो कि डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक एंड रिकॉग्नाइजिंग अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग क्या है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस को बताता है। सबकी अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी है, उसके हिसाब से हम उसे कहेंगे कि वो डाइवर्सिटी ही है, लेकिन इसको बस समझने का तरीका अलग है। तो अगर हम इस डाइवर्सिटी को अच्छे वे में लेंगे तब तो ठीक है, और अदरवाइज़ अगर हम इस डाइवर्सिटी को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लेंगे तब तो वो एक नेशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे स्टोरी के थ्रू कि मैक्सिको ओलंपिक्स में जो वहाँ पर होता है, ओलंपिक होता है मैक्सिको में, वहाँ पर होने की वजह से कि क्या डिफरेंसेस होते हैं या फिर उसकी स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो होता क्या है कि एक रेस होती है 1968 में, वहाँ पर ओलंपिक्स में 200 मीटर की, जिसमें जो है कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट आपको भी पता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड
भी 3 लोग ही आएंगे, तो जिसमें जो 2 लोग रहते हैं वो फर्स्ट और थर्ड आते हैं और एक जो है वो सेकंड आता है। जो फर्स्ट और थर्ड आता है वो जो रहता है वो अफ्रीकन अमेरिकन रहता है। वो एथलीट जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं और एक एथलीट है वो रहता है वहाँ पर उसी का ही मतलब जो है वो अदर कंट्री का यानी अमेरिका का रहता है। होता क्या है कि ये इसमें जो 2 होते हैं ओलंपिक्स में, यहाँ पर ये 2 जो हैं वो ब्लैक कलर के रहते हैं और एक जो होता है वो वाइट कलर का रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमेरिका में इस टाइम काले और गोरे का भेदभाव चलता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो अफ्रीका से आए थे यहाँ पर और अफ्रीका से आए थे यहाँ पर काम करने के लिए अमेरिका में, तो इस वजह से यहाँ पर क्या था कि उनके साथ भेदभाव होता था और फिर लोगों से यहाँ पर उस भेदभाव को दूर करने के लिए यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। ये एथलीट्स जो हैं उस भेदभाव को लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर आप समझेंगे। तो पहले चलिए समझते हैं होता क्या है। इन 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स अ लैंडमार्क इवेंट took place with raised awareness about the civil right movements going on the United States across the world, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जैसे समझ में आ रहा था, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिविल राइट मूवमेंट्स चल रही थी। इस मोमेंट में ये हो रहा था कि जो काले लोग हैं उनको गोरे लोगों के द्वारा दबाया जा रहा था। और इसमें क्या होता है कि 200 मीटर की एक रेस होती है, यहाँ पर एक ओलंपिक होता है और रेस होती है जिसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नाम के 2 अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते हैं एथलीट्स, वो जीत जाते हैं। जिसमें जो टॉमी स्मिथ रहता है वो फर्स्ट प्लेस पाता है और उसको गोल्ड मिलता है मेडल, और जो जॉन कार्लोस रहता है वो थर्ड प्लेस पाता है और उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। जबकि इसमें एक तीसरा रहता है जो सेकंड प्लेस जिसकी पड़ती है वो वो उसका नाम रहता है पीटर नॉर्मन और वो ऑस्ट्रेलिया का रहता है और वो क्या करता है, वो सिल्वर मेडल को जीत लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों जो हैं आपके ये अफ्रीकन अमेरिकन्स जो रहते हैं, यहाँ पर एक एंथम चलती है। जैसे कि आपको भी पता है कि जो कंट्री जीतती है तो वहाँ पर उसका क्या होता है कि एक नेशनल एंथम होता है, तो यहाँ पर भी नेशनल एंथम होता है। ओलंपिक जैसे ही ख़त्म हो जाती है, इन लोगों को जब प्राइज़ दिया जाता है उस टाइम, तो ये क्या करते हैं कि कुछ अलग तरीके से वहाँ पर ट्रीट करते हैं। जैसे नेशनल एंथम के समय सबको एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना होता है, ठीक है, सावधान एकदम। लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर रेज कर लेते हैं, उठा लेते हैं और साथ में ही इन दोनों लोगों ने अपने अपने सॉक्स को मतलब शूज़ को देखिए अलग अलग निकाल के रख दिए और केवल सॉक्स ब्लैक कलर के सॉक्स को पहने हुए हैं और हाथ में भी ये ब्लैक कलर के ग्लव्स को पहन के अपने हाथ को ऊपर की ओर रेज किए हुए हैं, ठीक है। जबकि ये जो आपका ये जो वाइट वाले हैं ये क्या करते हैं, पीटर ये जो है अपने जो जैकेट होती है उस पर क्या लगाते हैं, एक बैज लगा लेते हैं, जिस बैज से ये भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन इन्होंने अपने हाथ को रेस नहीं किया बट इन्होंने बैज लगाकर इनको सपोर्ट किया। तो अब होता क्या है, इस पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। All the medal ceremony, Carlos and Smith wore black socks and no shoes to प्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लोग शूज़ को नहीं पहनते हैं और ब्लैक कलर के शॉक्स को पहनते हैं। कौन कौन रहते हैं, कार्लोस और स्मिथ, ठीक है। एंड बोथ रेस देयर ग्लव्ड clenched fist while the American national anthem was being played to represent black power, ठीक है। जब अमेरिकन नेशनल एंथम होती है उस समय ये लोग अपने हाथों को ऊपर की ओर मुट्ठी बंद करके उठाए रहते हैं, वो ब्लैक कलर के ग्लव्स को पहन के। ये ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा करते हैं। और नॉर्मन जो रहते हैं वो ऐसा नहीं करते बट वो क्या करते हैं, वो एक बैज लगा लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का एक बैज लगाते हैं अपने शर्ट पे या फिर जैकेट पे, जिसको शो करने के लिए कि वो भी क्या है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स थे इनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि द एथलीट्स आर पनिश तो होंगे ही और उनका एक रिजल्ट होगा इस एक्शन से। क्या होगा चलिए समझते हैं कि द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन फाउंड्स कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी। दोनों को उन्होंने गिल्टी पाया, किसने, जो IOA होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने उस संस्था ने इन दोनों को अपराधी पाया और इनको क्या किया, वेल्योटिंग द
ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बाय देयर एक्शन। ठीक है, उनके इस टाइप के एक्शन से उनको इन्होंने क्या पाया, गिल्टी पाया। एंड देयर मेडल्स वर टेकन बैक एंड दे वर सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। उनके मेडल्स को वापस ले लिया गया और उनके इस टाइप के काम की वजह से उनको बहुत ही आलोचना सुनने को मिली। इन दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से बातें भी सुनने को मिला, ताना सुनने को मिला कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और साथ में इनके मेडल्स को भी वापस ले लिया गया। जबकि सिर्फ इन दोनों के साथ ही नहीं, जो नॉर्मन थे, जो कि इनको सपोर्ट कर रहे थे बैच को लगा के, उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। क्या हुआ कि उन्हें फेस करना पड़ा कि जो नेक्स्ट ओलंपिक आने वाला था, वो अभी जो ये तो हो चुका है, जो नेक्स्ट आने वाला था उसमें क्या हुआ कि इनको उस टीम से ही बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उस टीम में इनको नहीं रखा गया, तो इस तरह से इनको भी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी। नेवरदलेस द एक्शन डेफिनेटली ब्रॉट ग्लोबल अटेंशन टू द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। फिर भी उनके इस एक्शन की वजह से पूरे जितने भी अमेरिकन स्टेट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में सब जगह क्या हुआ वहाँ पर कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स की बात फैल गई। सब जगह सब लोग इसके बारे में समझ गए और जानने लगे, क्योंकि जब इतना कुछ हुआ है और ये सारी घटना छिपी रह नहीं सकती है क्योंकि सबके सामने हुई थी, तो इस वजह से इस एक्शन को सबने देखा और सबने समझा और सबने जाना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि सबने समझ लिया, और जो इनको सपोर्टिव करते थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इनके नाम पर यहाँ पर क्या बनाया, बाद में काफ़ी सालों के बाद 2005 में जिस स्टेट यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी में इनकी 20 फुट हाइट की एक यहाँ पर दोनों की मूर्ति बनाई गई। वैसे ही सेम जैसे उन्होंने उस टाइम एक्शन किया था, उसी पोजीशन पे इनकी एक यहाँ पर बहुत अच्छी स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, उन्हीं की यूनिवर्सिटी पे जिसमें ये लोग पढ़ते थे, उसी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। तो होता क्या है कि अब ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। देन यहाँ पर 2006 में जब स्मिथ और जो नॉर्मन जो है वो मर जाता है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, और स्मिथ और कार्लोस उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि उनके मतलब जब जैसे होता नहीं है कि कंधा देना, उनके अंतिम संस्कार में ये लोग उनको कंधा देते हैं, या उनके जो कॉफिन होता है, यानी उनका जो ताबूत होता है जिसमें उनको रखा जाता है, उसको ये लोग देखो किस तरह से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही दुखी हैं कि इनका एक फ्रेंड इनके बीच से चला गया। वो वही नॉर्मन है जो इनको सपोर्ट कर रहा था बैच लगा के। तो इस तरह से वो पाल बेयरर्स बनते हैं। ठीक है, ये क्या पाल बेयरर्स का मतलब है कि ऐसे पर्सन जो कि ताबूत को क्या करते हैं, जिस समय अंतिम संस्कार होता है उसको उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, ये दोस्त उसको लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये शो करते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो हमेशा क्या है कि डाइवर्सिटी ही, मतलब जो डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस है वो हमेशा केवल डिस्ट्रक्टिव ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव भी होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझने डिफरेंसेस क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ क्या होती है, और डिविजन्स क्या होता है। अगर आपको चैप्टर 1 और 2 को याद होगा तो आपने उसमें भी देखा होगा कि बहुत टाइप्स की वहाँ पे आपने डाइवर्सिटी देखी थी। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका में आपने देखा था कि लैंग्वेज और रिलीजन के फॉर्म में वहाँ पर डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे। वी सॉ सोशल एंड रीजनल डिविजन्स इन चैप्टर 1 एंड 2। सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटीज़। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर ये समझेंगे कि व्हाट इज सोशल डिफरेंसेस एंड सोशल डिवीजन। सोशल डिफरेंस वो होता है जो कि लोगों के बीच में क्रिएट कर देता है डिफरेंस, एंड सोशल डिवीजन वो होता है कि जो कि एक सोसाइटी को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड करने का मतलब है उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको डिस्ट्रक्ट ही करे, लेकिन डिवीज़न कैसे होगा, उनके रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और कलर के अकॉर्डिंग होगा। और सोशल डिफरेंसेस में जो डिवीज़न होगा पीपुल्स, लोगों के बीच में, वो भी उनके लैंग्वेज, कल्चर और रेस वगैरह के बेसिस पे होगा, यानी कि वो किस जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, इस आधार पर भी लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। और इस आधार पर पूरी एक सोसाइटी के बीच में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि होता भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, हिंदू अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं, एंड सभी सिख, ईसाई, ये सभी अलग अलग कास्ट के बनाए गए हैं। ठीक है, ये सोशल डिवीज़न ही तो है। और डिफरेंसेस देखा जाए तो उनके लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेस पे भी लोगों के बीच में डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब सोशल डिफरेंस जो है वो लोगों के बीचों में होता है, और सोशल डिवीज़न जो है वो सोसाइटी के बीच में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं, ये क्रिएट कैसे होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए समझते हैं ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर दो कारण है या दो रीज़न है जो कि सोशल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। पहला, या तो वो जन्म से ही वैसा हो,
ठीक है। जैसे हम जिस जगह पर जन्म लिए हैं, हो सकता है कि उस जगह के लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे घर से हों, तो हम उसके ख़ानदान से जाने जाएंगे। हो सकता है कि वो गरीब घर से हों, तो हम उस गरीब के ख़ानदान से जाने जाएंगे। हो सकता है कि हम जो है हमारा पैदा होते ही हमारा जो कलर है वो कैसा हो, डार्क हो, तो हम डार्क कलर के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाएंगे। हो सकता है कि पैदा होते ही हमारा जेंडर कुछ अलग हो, लड़की हो तो वो उसका अलग ट्रीट होगा, लड़का हो तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है ये बर्थ के अकॉर्डिंग, या आप कह सकें एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर जो डिफरेंस होंगे उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस या ओरिजिन हो सकता है, डिफरेंस को उत्पन्न करने का दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि वो हमारे चॉइस से हो, कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्रिएट करें, कि हम अपने जैसे होता नहीं है कि अपने चॉइस से हम उस एजुकेशन फील्ड में जाते हैं कि किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, किसी का अपना अलग ऑक्यूपेशन है, या फिर हो सकता है कि किसी ने अपने जो है जन्म के समय कुछ और रिलीजन रहा हो और जन्म के बाद उसने कोई और रिलीजन ले लिया हो, ऐसा होता भी है। कुछ जो होते हैं जिनको अच्छा लगा कि ठीक है हमारे ज़्यादा रिलीजन से अच्छा हमको वो रिलीजन लग रहा है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग होता है, हमारे चॉइस से। जबकि जो बर्थ के अकॉर्डिंग जो सोशल डिफरेंस जो ओरिजिन हो रहा है वो हमारे चॉइस से नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा दो टाइप्स का यहाँ पर क्या है, ओरिजिन होता है सोशल डिफरेंसेस का। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सोशल डिफरेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। वी डोंट चूज द कम्युनिटी, वी आर बॉर्न ऑन इनटू इट। ठीक है, हम इस टाइप की कम्युनिटी को चूज नहीं करते हैं, बल्कि ये जब हम पैदा होते हैं तभी हमको ये चीज़ मिल जाती है। ये डिफरेंस हमको पैदा होते ही मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए जेंडर किसी का, या स्किन कलर, या कह सकते हैं कि हाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथों में नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि आपको बिना बताए आपके पैदा होने के समय ही आपको ये चीज़ें, ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक। और दूसरा ओरिजिन है डिफरेंस होने का या डिफरेंस को उत्पन्न करने का, ये है सोशल डिफरेंस ड्यू टू अवर चॉइसेस, हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसे वी चूज अवर कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन। ठीक है, जैसे कि जो हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जो है उनका रिलीजन कुछ और रहता है, और बाद में कुछ समय के बाद जब वो बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, और फिर उनको लगता है कि इससे अच्छा तो वही रिलीजन है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एजुकेशन में भी ऐसा होता है और बहुत सारी फील्ड्स में ऐसा होता है। तो एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीज़न। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में, कि इस चीज़ को आप जो है अपने वर्ड्स में जो है क्रिएट करके बताइए कि क्या सभी सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो सोशल डिवीज़न क्रिएट करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इस रीज़न को आप सेटिस्फाई कीजिए आंसर दे करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यही चीज़ आपको मैं समझा भी देती हूँ, फिर उसको आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, कि इट मे बी डिवाइड सिमिलर पीपुल और इट मे बी यूनाइट डिफरेंट पीपुल। सोशल डिवीज़न ज़रूरी नहीं है कि लोगों को डिवाइड ही करे, ये भी हो सकता है कि ये लोगों को एकता के सूत्र में बांधता भी होगा। जैसे आज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने देखा है जॉन स्मिथ और वो पीटर और नॉर्मन और कार्लोस के बारे में, अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी उसमें आपने देखा कि वो दोनों जो है वो गोरे रहते हैं, नॉर्मन जो रहते हैं वो ब्लैक, वो दोनों जो रहते हैं कार्लोस और स्मिथ वो ब्लैक रहते हैं, जबकि नॉर्मन जो है वो वाइट कलर के रहते हैं। लेकिन उन्होंने उसको सपोर्ट किया बैच लगा के, ये दिखाने के लिए कि जो है हम भी इनके साथ हैं। तो ये जो है उनके बीच में कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंस था, लेकिन उन्होंने उसको सपोर्ट करके ये दिखाया कि डिफरेंसेस जो है वो एकता के सूत्र में बांध भी सकता है, यूनाइट कर सकता है। तो इट में भी यूनाइट डिफरेंट पीपुल। और डिवाइड देखेंगे आप तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे बेल्जियम, श्रीलंका वगैरह के। श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि उसमें जो है डिवीज़न हो जाता है लोगों का डिफरेंस की वजह से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो लोगों में कैसे होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि उनको डिवाइड ही करे। यही क्वेश्चन आपका था कि एवरी सोशल डिफरेंसेस डजंट लीड टू सोशल डिवीज़न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था आपको, और इसे आप अपने वर्ड्स में करेंगे भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। तो मेनली टू टाइप्स के सोशल डिफरेंसेस होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग और दूसरा होता है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस।
ठीक। इसको समझाने से पहले, मतलब बताने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ओवरलैप का मतलब है कि जब कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, उस पे ओवरलैप हो जाए, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर उसको ढक ले, पूरी तरह से उसको कवर कर ले, तो उसे ओवरलैप कहते हैं। एंड क्रॉस कटिंग उसे कहते हैं कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस के बारे में। When one type of social differences overlap another type of social differences is called overlapping differences. इसका जो आपको डेफिनेशन है वो सुन के तो लग रहा है कि बहुत ही ईजी है, कि एक टाइप का सोशल डिफरेंस दूसरे टाइप के सोशल डिफरेंस को जब ओवरलैप करता है तो उसे ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कहते हैं। लेकिन इसे समझना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा अलग है समझने का तरीका। कैसे समझेंगे, देखिए, जब क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कि एक सोसाइटी में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों के थ्रू पूरी तरह से कवर कर लिए जाएंगे, है ना, ऐसा ही होता है। और गरीब अमीर लोगों के अंडर में हो जाते हैं, उनको क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है, तो वो सारी ज़रूरतें अमीर लोगों के पास है। जैसे उनको काम चाहिए तो वो भी वहीं से मिलेगा, उनको पैसे चाहिए तो वहीं से मिलेंगे, उनको जो भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी वो उन्हीं से कहेंगे, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है और जबकि अमीर लोगों के पास वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि एक तरह की ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इसकी वजह से ये जो डिफरेंस होता है ये सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और पूरी सोसाइटी को क्या कर देता है, एकदम वहाँ पर टेंशन क्रिएट कर देता है और उनको आपस में डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इस टाइप का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दिस सोशल डिवीजन इन सोसाइटी कम्स ड्यू टू मल्टीपल सोशल डिफरेंसेस। बहुत अलग अलग टाइप्स के डिफरेंसेस होने की वजह से ही ऐसा होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिकॉज दीज आर लीड टू टेंशन एंड डिस्ट्रक्ट इन सोसाइटी। इस टाइप के डिफरेंसेस को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, और क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर टेंशन और डिस्ट्रक्ट क्रिएट करता है। एंड सोशल डिवीज़न इन सोसाइटी अकर्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से ही होते हैं, यानी उनके बीच में बहुत ज़्यादा जब असमानता हो जाती है तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझेंगे, जो कि आपकी बुक में दिया है। इसका एग्जाम्पल ये दिया है कि अगर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड वेयर पीपुल आर क्रिश्चियंस बट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड में दो टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। वो सभी क्रिश्चियंस तो रहते हैं, लेकिन उनकी जो डिफरेंस है फिर भी उनके बीच में है, कि इसमें कुछ जो है वो कैथोलिक्स हैं और कुछ यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स हैं। जो कैथोलिक्स हैं वो गरीब हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट्स क्या है, रिच है, अमीर हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि दीज बोथ ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड on the basis of their wealth because Protestants are more richer than Catholics। यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात तो ये क्रिश्चियंस दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में, और ये प्रोटेस्टेंट्स की वजह से यहाँ पर क्या है, फर्दर डिवीज़न हो जाता है अमीर और गरीब के बीच में भी। ठीक है, पहले तो ये अमीर और गरीब, इस तरह का ये डिवीज़न भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। इन दिस वे टू सेट्स ऑफ डिफरेंसेस कॉज डिवीजन इन सोसाइटी। इस तरह से दोनों अलग तरीकों का डिवीज़न जो है ये सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत ही इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो गरीब हैं वो अमीर के नीचे दब जाते हैं और ओवरलैप हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। इस कटिंग डिफरेंसेस में ये होता है, इसको आप समझ लीजिए पहले, कि अगर जैसे दो डिफरेंट सोसाइटी के लोग हैं, जिसमें क्या है, ठीक है, अलग अलग सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, बट उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए दो सोसाइटी है, ठीक है, तो उसमें एक सोसाइटी में अमीर और गरीब है और दूसरे सोसाइटी में भी अमीर और गरीब दोनों हैं। तो यहाँ पर जो एक सोसाइटी का जो गरीब है वो दूसरे सोसाइटी वाले के गरीब के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, और एक सोसाइटी वाला जो अमीर है दूसरे सोसाइटी वाले गरीब अमीर के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो इसकी वजह से इसे हम क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये दो सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक सोसाइटी ये थी और एक सोसाइटी ये थी। इस वाली सोसाइटी में एक अमीर और एक गरीब है,
ठीक है, और इस वाली सोसाइटी में भी एक अमीर और एक गरीब है। तो इस वाली सोसाइटी का जो अमीर होगा वो इस वाली सोसाइटी के अमीर के साथ मैच कर जाएगा, और इस वाली सोसाइटी का जो गरीब होगा वो इस वाली सोसाइटी के गरीब के साथ मैच कर जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये इसको और ये इसको क्रॉस कर जाएगा, और इस वजह से इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपस में मैच कर जाएंगे, और यहाँ जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि कंस्ट्रक्शन होगा। और ये जो डिफरेंस है ये सोसाइटी को डिवाइड नहीं करता बल्कि पूरी सोसाइटी को एकता में बांध देता है, यूनाइट कर देता है। एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू द ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, एकदम उसके अपोजिट है। इन दीज टाइप ऑफ डिफरेंसेस वन टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस वीकन्स अनदर सेट ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इसमें जो एक टाइप का सोशल डिफरेंस है वो दूसरे टाइप के सोशल डिफरेंस को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। यानी कि अगर एक सोसाइटी में गरीब और अमीर है और दूसरी सोसाइटी में भी अमीर और गरीब हैं, तो इस सोसाइटी का जो अमीर है वो दूसरे सोसाइटी के अमीर के साथ मैच करेगा, तो इसकी वजह से जो दूसरा सोसाइटी गरीब वाला है वो इसके लिए क्या होगा, उसको वीक कर देगा। या फिर जो वीक और वीक मिल जाएंगे तो गरीब अमीर वाले को क्या कर देंगे, वहाँ पर उसको जो है नीचे कर देंगे। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर जो है वो बैलेंसिंग बनी रहती है। then it becomes very difficult to put people into one category because they will have views on different issues. This might agree with each other on one issue and might disagree with each other on the other issue. ठीक है, इस वजह से क्या है, जैसे ये दोनों अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, तो जो एक सोसाइटी का जो अमीर है दूसरे सोसाइटी वाले के अमीर को सपोर्ट करेगा, और एक सोसाइटी का जो गरीब है वो दूसरे सोसाइटी वाले गरीब को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर क्या होंगे, एक सोसाइटी वाले जो है वो आपस में क्या होंगे, एग्री और डिसएग्री दोनों हो जाएंगे। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्रॉस कट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो नीदरलैंड में आपको मिलेगा। नीदरलैंड डिफरेंसेस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स डिड नॉट लीड टू सोशल डिवीजन एज बोथ वर इक्वली रिच एंड पुअर। यहाँ पर क्या था कि नीदरलैंड में कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, ये मान लीजिए कैथोलिक्स हैं और ये है प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो कैथोलिक्स वाले थे इनमें रिच और पुअर दोनों इक्वली थे, और प्रोटेस्टेंट्स में भी रिच और पुअर दोनों इक्वली थे। तो कैथोलिक्स का जो रिच वाला पर्सन है प्रोटेस्टेंट्स के रिच वाले पर्सन के साथ मैच कर जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपका कैथोलिक का जो पुअर पर्सन है वो प्रोटेस्टेंट के पुअर पर्सन के साथ क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। इस वजह से इनका जो भी विचार होगा वो इसको क्रॉस कट करेगा और इनका इसको, और इस तरह से दोनों के बीच में इक्वालिटी रह जाएगी और कोई किसी ओवरलैप नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर आपस में मैच कर जाएंगे, इनका रिच और इनका रिच और इनका पुअर और इनका पुअर आपस में मैच कर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिवीज़न नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न यहाँ पर चलिए हम पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपको अगर समझना होगा कैसे, हाउ डज दिस सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स, या व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीज़न्स। यानी कि जो सोशल डिवीज़न है अगर इसको हम पॉलिटिक्स के वे में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, तो इसको चलिए समझते हैं। It can make social divisions into political divisions. It lead to conflict, violence and disintegration in democracy. We see competition between various political parties. This tends to divide any society. यहाँ पर क्या है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से आपको पता है कि लड़ती रहती हैं हमेशा, तो अगर वो हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो उनकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सोसाइटी में एक तरह का डिवीज़न क्रिएट होगा। तो अगर हम इसे अपने तरीक़ों से समझेंगे तो वो क्या होगा, चलिए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि रेंज ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो आपके आउटकम्स हैं यानी आपके जो परिणाम हैं उनका क्या दायरा है। ठीक है, परिणामों का दायरा यानी कि रेंज ऑफ आउटकम्स। तो इसका एग्जाम्पल आप लेकर समझिए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपके बुक में एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हैं इनको सभी को समझाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं प्रोटेस्टेंट्स और एक रहते हैं रोमन कैथोलिक्स, जिसमें 53% जो है वो प्रोटेस्टेंट्स हैं और 44% रोमन कैथोलिक्स हैं। तो मेजॉरिटी आपके अकॉर्डिंग दिख रही होगी कि प्रोटेस्टेंट्स की ज़्यादा है एंड रोमन कैथोलिक्स की कम है। प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो यूनियनिस्ट पार्टी के थ्रू सपोर्ट किए जा रहे थे और रोमन कैथोलिक्स नेशनलिस्ट पार्टी के थ्रू सपोर्ट किए जा रहे थे। यहाँ पर होता क्या है कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो नॉर्दर्न
आइलैंड है वो यूके के साथ क्या कर जाए, मिक्स हो जाए। जबकि जो नेशनलिस्ट पार्टी यानी रोमन कैथोलिक्स वाले वो चाह रहे थे कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है और यहाँ पर एक तरह का वॉर होता है और बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो चलिए समझते हैं इस एग्जाम्पल को वर्ड्स के थ्रू। देखिए, नदर आइलैंड इज़ अ रीजन ऑफ यूके, यानी लंदन का ये एक हिस्सा है। आपका जो नदर आइलैंड है ये लंदन का ही क्या है, एक पार्ट होता है। ठीक है, लंदन यानी ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है। टू मेजर ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव इन इट, यहाँ पर दो मेजर ग्रुप्स के पीपल रहते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। 44% रोमन कैथोलिक्स है, 53% प्रोटेस्टेंट्स हैं। एंड नेशनलिस्ट पार्टी वर रिप्रेजेंटिंग कैथोलिक्स, नेशनलिस्ट पार्टी आपने भी देखा अभी कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट कर है, उसका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनिफिकेशन हो जाए, यानी कि आपस में मिल जाए। ऐसा क्यों चाहती है ये लोग, क्योंकि जो नदर आइलैंड वाले लोग हैं वो और ये रिपब्लिक आयरलैंड है, इनको मिक्स इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी में जो है वो कैथोलिक कंट्री है। यानी जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो क्या है, कैथोलिक कंट्री है। जबकि जो प्रोटेस्टेंट है वो ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो नदर आइलैंड है उसको यूके के साथ ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है और कन्फ्लिक्ट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे वॉर होते हैं। और फिर उसके बाद 1998 में यहाँ पर एक ट्रिटी, पीस ऑफ ट्रिटी साइन होती है और कहा जाता है कि अब किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं होगा। और यहाँ पर एक डिसीज़न ये हो जाता है कि जो आपका नदर आइलैंड है वो यूके के साथ ही रह जाता है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को समझते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ये है आपका नदर आइलैंड और ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ये जो नदर आइलैंड वाला है आप देख रहे हैं कि ये बीच में है, तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि इधर आ जाए और ये लोग चाहते हैं कि इधर आ जाए। तो होता क्या है कि ये जो नदर आइलैंड है एट लास्ट में वो जा करके इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के साथ ही मिल जाता है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अपनी अलग कंट्री बनती है। ये आपस में यूनाइट नहीं होती है। तो ये रिजल्ट निकलता है यहाँ पर इस डिवीज़न का। इस तरह से आप देखेंगे ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ये है नदर आइलैंड, और यही नदर आइलैंड अभी आपका जो है इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स वगैरह के साथ मिल जाएगा। और यही चारों जब मिल जाते हैं तो इनको हम ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन की यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल क्या है, इंग्लैंड है। तो इस तरह से हम देखें और समझें। अब दूसरा एक एग्जांपल यूगोस्लाविया को लेते हैं। यूगोस्लाविया में भी इसी टाइप का वॉर होता है। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, कुछ कैथोलिक्स रहते हैं, कुछ मुस्लिम रहते हैं, कुछ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, और वो सभी रहते हैं। और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक तरह का कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, तो एंड उसके बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है और कन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों के बीच में। लेकिन एट लास्ट में यहाँ होता क्या है कि यूगोस्लाविया यहाँ पे वॉज देन डिवाइडेड इंटू 6 रिपब्लिक्स एंड 2 प्रोविंसेस। लास्ट में ये जो है इनको 6 रिपब्लिक और 2 प्रोविंसेस में इनको डिवाइड कर दिया जाता है यूगोस्लाविया को। यहाँ पर इनको यूनाइट नहीं बल्कि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सो फॉर्म हेयर इट इज़ क्लियर द सोशल डिविजन शुड नॉट बी मिक्सड। इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जो सोशल डिवीज़न है उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये आपके क्वेश्चन आए थे पेपर में कि ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं इसे डिफाइन करना है, या फिर फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। ये फैक्टर्स आपके पेपर में पूछा गया था, तो इसको चलिए समझते हैं। 3 डिटर्मिनेंट्स यानी कि 3 ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सोशल डिवीज़न को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका मेन फैक्टर होगा कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। ठीक है, लोग अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को किस तरीके से ले रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, वो आपके डिमांड को किस तरीके से ऊपर उठा रहे हैं। और तीसरा रीज़न ये होगा कि इनका जो डिमांड हम लोग जो करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट कैसा रिएक्ट कर रही है। ये 3 रीज़न्स हैं जो कि सोशल डिवीज़न के समय जो है मतलब अफेक्ट करते हैं या पॉलिटिक्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो अब ये जो है, जैसे आपने देखा होगा कि
ये सारे रीजंस जो है आपको पता चलेंगे अभी इन सारे पॉइंट्स से। तो सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए कि हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, यानी कि लोग अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो पहले उस देश के नागरिक को के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर अपने आप को पहले उस धर्म से, जिस धर्म के वो हैं उसके हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी देश का नागरिक अपने आप को सबसे पहले ये कहेगा कि हम उस देश के नागरिक हैं, तब जाकर हम किसी धर्म के या रिलीजन के हैं, तो फिर वो जो है स्टेट या फिर वो कंट्री कभी भी क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर उस देश का कोई भी नागरिक अपने आप को पहले ये शो करेगा कि हम पहले ये हैं, इस कास्ट के हैं, तब हम जाकर इस कंट्री के जो है वो नागरिक हैं या जो है वहाँ के सदस्य हैं, तो फिर वो जो कंट्री होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस यही रीज़न है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते हैं, से हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। ठीक है, अगर कोई भी जो पर्सन है वो अपने आप को अगर सिंगुलर फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि सिर्फ हम हैं और हम पहले हैं उसके बाद कंट्री है, तब वो जो कंट्री होगी वो आपस में कभी यूनाइट नहीं हो सकती। एंड इट इज़, और इसका अपोजिट अगर आप देखें तो इट इज़ मच ईजियर इफ़ द पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल एंड आर कंप्लीटली विद द नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर लोग अपनी कंट्री को पहले दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, तब जाकर अपने आप को, तो वो कंट्री ज़्यादा आपस में प्रोग्रेस करेगी। जैसे इंडिया के लोग भी हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको बुक में दिया है कि जो इंडिया के लोग हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताते हैं कि हम सभी इंडियंस हैं, देन हम जाकर के किसी और कास्ट के होंगे, तब हम जाकर के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या हैं वो बाद में है देखा जाएगा, पहले हम एक इंडियन हैं। तो इसके हिसाब से जो वो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, तो अब हम दूसरा रीज़न देखेंगे कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, नेता लोग, वो हमारे डिमांड्स को किस टाइप से ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लीडर्स होते हैं कि अगर जैसे कि कोई इलेक्शन होता है उसको होने से पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो नेता हिंदू पार्टी का है तो कहेगा हम हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे, अगर वो नेता मुस्लिम का है तो कहेगा हम मुस्लिमों को बहुत प्रोग्रेस करवाएंगे। ऐसी ऐसी बातें अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है एक तरह का वहाँ पे डिवीज़न क्रिएट करेगा, वहाँ पर बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम होगी अगर उसकी सोच ऐसी है तो इस तरह से हमको ये देखना है कि वो हमारे डिमांड्स को कैसे ले रहा है। अगर वो हमारे डिमांड्स को जो है पूरे समाज के लोगों को एक साथ समझ के ले रहा है, ठीक है, ये देख करके नहीं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि कौन सी कास्ट का है, बल्कि वो ये देख करके ले रहा है कि वो इस कंट्री का मेंबर है, तब फिर तो वो कंट्री जो है प्रोग्रेस करेगी। अदरवाइज अगर वो लीडर जो है हमारी कंट्री में पहले ये सोच के अपने मतलब लोगों को आगे बढ़ाएगा या उनकी डिमांड को पूरा करेगा कि इनको जो है ये हमारे कास्ट के हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको जो है इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा अगर वो सोचेगा तो वो जो लीडर है वो जो है सोशल डिवीजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर और आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन इज दैट हाउ लीडर्स रेज देयर डिमांड्स फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इट इज ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क and are not the cost of another community. It will be constructive for society। यानी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी संविधान के ढांचे के अनुसार अगर वो कार्य करे, जैसे आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सभी लोग बराबर हैं, समान हैं, और किसी भी एक कास्ट को जो है अलग से वो ट्रीट ना करे, तो इस तरह से वो सोसाइटी जो होगी कंस्ट्रक्टिव बन जाएगी। लेकिन इफ़ द लीडर will rise their demands at the cost of demands of other groups, then society can move towards conflict। और अगर वो जो लीडर है अगर वो डिमांड को जो है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही शेयर कर रहा है या उनके डिमांड्स को पूरा कर रहा है पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को, तब तो वो सोसाइटी क्या होगी, कन्फ्लिक्ट की ओर चली जाएगी, डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव बनने की जगह। एंड थर्ड है कि हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ सोशल ग्रुप। तीसरा रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिएक्ट कर रही है आपके डिमांड्स पे। ठीक है, ऐसा भी होता है कि पहले जो है गवर्नमेंट जो है जब उनको लेना होता है वोट तो वो पहले अच्छे से रिएक्ट करती है, जब उनको वोट वो ले चुके होते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। तो अगर यहाँ पे क्या है, इफ़ गवर्नमेंट विल ट्राई टू शेयर पावर्स विथ ऑल द ग्रुप्स इवन विथ माइनॉरिटीज, द सोशल डिवीजन विल बी ऑफ नो थ्रेट
to the country, but if they will try to suppress those demands, then it will lead to forced integration and later on it the form of disintegration. होता क्या है यहाँ पे कि अगर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पर अगर लोगों को मतलब सबको एक साथ ट्रीट करेगी, सबको एक इक्वलिटी पावर वहाँ पर शेयर करेगी, तब तो वो जो है डिवीज़न नहीं होगा। लेकिन अगर वो सबके डिमांड्स को नहीं बल्कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक रीजन के डिमांड्स को पूरा कर रही है, तो और बाकी सबके डिमांड को सप्रेस कर दे रही है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वहाँ पर जो है अलगाव हो जाएगा लोगों के बीच में। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि अगर हम पॉलिटिक्स को सोशल डिवीज़न के साथ अगर अटैच करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इफ़ these given factors are cared properly, then it can be healthy for the nation as well. अगर हम ये सारे जो तीनों फैक्टर्स को दिया गया है, अगर हम इसके पॉजिटिव वे को देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक हेल्दी नेशन मिल जाएगा। और अगर हम उसके पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है, नेता, उसको नेगेटिव वे को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कंट्री जो है बहुत ही कन्फ्लिक्ट होगी और वहाँ पर जो है हेल्दी नेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये समझा कि जो पॉलिटिक्स है अगर उसको सोशल डिवीज़न के रूप में ले रहे हैं, तो अगर हम उसके पॉजिटिव वे को लेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कंट्री जो है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी अगर हम उसके नेगेटिव वे को लेंगे। और आपने ये भी चीज़ समझा कि जो सोशल डिवीज़न होता है लोगों के बीच में, वो मतलब हमेशा ही जो है डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिवीज़न ही क्रिएट करे, हो सकता है कि वो कंस्ट्रक्टिव भी होगा। जैसे कि अभी आपने नॉर्मन के एग्ज़ाम्पल को देखा, और भी एग्ज़ाम्पल आप देखने को मिल सकता है, जैसे बेल्जियम में होता था, हुआ भी था, वहाँ पे फ्रेंच और डच वाले एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं, तभी तो वहाँ पर जो है दोनों की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, और ऐसा ही जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर ऐसा है तो उसको जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा आज के चैप्टर में कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी क्या होती है। डेमोक्रेसी जो है वो अलग चीज़ है और डाइवर्सिटी अलग चीज़ है। ठीक है, डाइवर्सिटी को जो है हमें डेमोक्रेसी के साथ मतलब पॉजिटिव वे में मिक्स करना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। तो आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें समझी। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि बेल आइकन को प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।